मेल तो नहीं मिली, क्विज तो मिल गया था, सोल्व भी कर दिया था। क्या बोलूं मैडम? सर आप कह रहे हैं ना अभी मेल किया है कुछ, वो नहीं मिला। अभी अभी जस्ट असल में आपने क्विज अगर सॉल्व नहीं की है तो नहीं मिलेगा वो मेल। नहीं सर कर दिया था, सबमिट भी हो गया था। हाँ तो एक आध 2 सर मिनट में मिला आ है, जाएगा। मिला है मेल आपका, देख पा रहे हैं। तो फिर भी कुछ सवाल जो कॉमनली गलत हुए हैं, ये वाले सवाल, इन पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसमें थोड़ा जीपीएफ और इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। जी बीनू मैम। नमस्कार सर। सर ये जो क्विज का लिंक है ना, ये तो व्हाट्सएप में आया हुआ है। मैं आज आउट ऑफ उसमें थी, शाम को देखा। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं सर, वो मुझे मेल में कुछ नहीं मिला है। तो वो थोड़ी देर बाद मिल जाएगा मैडम। ठीक है जी, ओके थैंक यू। जी महेंद्र प्रताप सिंह सर। नमस्ते सर। सर मुझे क्वार्टर अलॉटमेंट की कोई जरूर मिली, लेकिन प्रोविडेंट फंड वाली तो नहीं मिली सर। सर जी क्वार्टर अलॉटमेंट वाली मिली है मगर ये वाली नहीं मिली है। जी जी। देखिए हम लोगों ने कल ही बात करी थी कि हमको जो है इस वेबसाइट का मैंने जो है लिंक आपको शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप इस लॉगिन करने पे दिख रहा था। हाँ, आप जब इसको लॉगिन करेंगे और यहाँ पर ये टुडेज क्विज में जाएंगे तो यहाँ पे टुडेज क्विज 4/6/2024 प्रोविडेंट फंड, उसके नीचे है क्वार्टर अलॉटमेंट। तो ये तो कल की क्विज थी, ये आज की क्विज है। तो आगे से अब हम लोग का जो फॉर्मेट रहेगा क्विज करने का, उसके लिए यही वाला फॉर्मेट रहेगा कि हम इसी वेबसाइट पे। सर वेबसाइट सिंगल मेथड अडॉप्ट करिए सर, वेबसाइट वाला। जी सर, सिंगल मेथड अडॉप्ट करिए वेबसाइट वाला, ये एप्रोप्रिएट है सर। ये बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। असल में कल मैं ठीक से सुन नहीं पाया था। हाँ तो यही वाली बात जो है ना, यही रहेगा अब आगे से, है ना? नहीं ये बहुत बढ़िया है सर, एक क्लिक करिए तुरंत हम वहाँ पहुँच जाए। सारी चीजें सिंगल पॉइंट पे हैं, अननेसेसरी चीजें नहीं है, केवल फ्रूटफुल चीजें अवेलेबल हैं। जी ठीक है सर। ठीक है। तो इसलिए बार बार मैं ग्रुप में भी थोड़ा इन्फॉर्म करता हूँ आप लोग से जो भी है। चलिए खैर ठीक है, अभी हम जो जिस बात पे बात कर रहे थे। सर सुबह कोई अगर लॉगिन करके देख लेगा तो दिख जाएगा कि क्या है होमवर्क में और क्या है क्विज में। जी सर बिल्कुल, क्योंकि तो एक सवाल तो जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है, बहुत कम लोगों ने इसको ठीक किया है। तो इसमें क्या गड़बड़ है, इस सवाल में कुछ प्रॉब्लम है, क्या बात है? एक तो ये है कि हु कैन ए सब्सक्राइबर नॉमिनेट टू रिसीव देयर जीपीएफ अमाउंट इन द इवेंट ऑफ देयर डेथ, यानी फैमिली मेंबर ओनली, यानी पर्सन इंक्लूडिंग नॉन फैमिली मेंबर्स, ओनली स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ओनली पेरेंट्स। इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए हम सबके हिसाब से? बी होना चाहिए सर। सर बी होना चाहिए इसका। सर बी। इसका बी होना चाहिए। सभी लोग पास से बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सर एक्सक्यूज मी सर, लेकिन बुक में दे रखा है सर फैमिली नॉन फैमिली मेंबर्स तो बाद में आएंगे सर, पहले तो फैमिली मेंबर्स ही हैं। इन केस यदि उनमें से कोई भी ना हो और पॉसिबिलिटी नहीं बनती हो, ओनली इन दैट केस वो नॉन फैमिली मेंबर्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को शायद ऐसा रिसीव कर सकते हैं। सर वो उत्तराधिकार कानून में ही है, सबको देना पड़ता है बाद में भी ग्रेजुएटी के पेमेंट पे। जी सत्य प्रकाश सर। जी सर। नमस्कार सर। सर अभी सर बता रहे थे, जैसा उसी में ऐड करना चाह रहा था कि इसमें लिखा है सब्सक्राइबर हैविंग अ फैमिली कैन नॉमिनेट ओनली मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ये स्टेटमेंट जो है
एकदम कह रहा है कि सब्सक्राइबर हैविंग अ फैमिली कैन नॉमिनेट ओनली मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, और फिर आगे बोल रहा है सब्सक्राइबर हैविंग नो फैमिली कैन नॉमिनेट एनी पर्सन। तो इस क्वेश्चन में तो सर ये क्लैरिटी है नहीं। जी जी सरिता मैम, जी सरिता मैम, गुड इवनिंग मैम। सर आपने कई बार, जैसे मैं सबको बता रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता कि सर ने कई बार बताया है कि 4 ऑप्शन में से जो प्रोबेबल हमें करेक्ट लगता है वो हमें टिक करना है। यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि भाई जीपीएफ वाला जो भी व्यक्ति है, अगर वो डेथ होता है तो वो फैमिली मेंबर को करेगा, लेकिन अगर उसकी फैमिली में कोई नहीं है तो वो जो नॉन फैमिली मेंबर्स है या रिलेटिव्स है या फिर वो क्या कहते हैं, नॉमिनेटेड वगैरह रहते हैं, उनको भी वो डोनेट कर सकता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। जी बिल्कुल मैम। जी अजंता बिल्कुल भी सही है सर। सर नमस्कार सर, मैं बी करेक्ट इसलिए की हूँ क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में ओनली एक वर्ड है। जब ओनली हो जाता है तो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आ जाती है, तो इसलिए सर मैं बी ऑप्शन को ही करेक्ट की हूँ। फैमिली मेंबर्स तो होते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स नॉन फैमिली मेंबर्स आर इंक्लूडेड। बट बाकी तीनों ऑप्शन में सर वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि एनी फैमिली मेंबर्स ओनली, और ओनली स्पाउस एंड चिल्ड्रन, और ओनली पेरेंट्स। तो इसीलिए सर ये तीनों को मैं आउट करके बी को ही करेक्ट मानी हूँ। थैंक यू सर। जी मैम। जी पुखराज सर। सर इसका आंसर तो बी ही है, लेकिन क्या इसमें ये सेंटेंस ऐसे बन सकता है क्या सर कि एनी पर्सन इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर? एक इफ वर्ड लगाना चाहिए था कम से कम क्वेश्चन में। हाँ जी मैम, बिल्कुल कुमुद मैम सही कह रहे हैं आप। यहाँ बिल्कुल सच है, मतलब, और हम लोगों को बहुत सारी चीजें, चूंकि इस डिस्कशन से ये बात क्लियर हो ही गई है कि अगर फैमिली मेंबर्स हैं तो हम नॉन फैमिली मेंबर्स को जो है नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट अगर फैमिली मेंबर्स नहीं है तो नॉन फैमिली मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया जा सकता है। अब बात ये है कि ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। जी सर, अगर फैमिली मेंबर है और नहीं भी नॉमिनेट है तो फैमिली मेंबर को ही मिलेगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें डिस्कशंस में हमारी आ गई है और सभी को ये वाली बात, इस डिस्कशन से ये चीज पता चल गई है। इस प्रश्न की अगर बात करेंगे तो हमारे लिए जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो बी है, मतलब इसमें आंसर बी ही बनेगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं कुछ इधर उधर होते हैं, मतलब एमसीक्यूज में ऐसा होगा, बार बार होगा। यही हमारी स्किल है, हमारी कला है, जिसमें हम ढूंढ पाए कि सबसे सही एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। तो इस सवाल में बी ऑप्शन पे हमें जाना है। जी चलिए, 16 वाले में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं। फॉर विच पर्पज इन ए जीपीएफ विड्रॉवल allowed up to 90% of the amount standing at credit। इस वाले सवाल में कौन सा आंसर होना चाहिए हमारा? मेडिकल एक्सपेंसेस मेडिकल ही लगा सर बी सर बी और डी दोनों ही होंगे इसमें। और हाउसिंग लोन में भी है। दो करेक्ट ऑप्शन है सर, दो करेक्ट ऑप्शन है, दोनों करेक्ट है। नहीं मैम, जी सर, इसमें डी दो करेक्ट ऑप्शन है। डी है एक्चुअली, जिसमें हाउसिंग वाला दिया उसमें मे यूज किया, दे कैन sanction up to may sanction up to 90%, whereas in the medical case he has pinpointed up to 90% can be given. Restricted to 7 days. May doesn't mean not ना सर, may means doesn't mean no ना, may का मतलब no नहीं होता ना। Exactly. May means it can be sanctioned. Then it may be less than 90 also. लेकिन सर उसमें क्लॉजेज में सर कंडीशंस में इलनेस दे रखा है, तो इलनेस जब दे रखा है सर, और यहाँ इलनेस तो आया नहीं है सर, मेडिकल एक्सपेंसेज है। हाँ काइंडली सर देखिए। मेडिकल एक्सपेंसेस इलनेस में तो होगा सर। ठीक है, इलनेस में ही होगा, लेकिन उससे बेटर एक ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे सर ने बताया है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, काइंडली इसको देखा जाए। इस क्वेश्चन के दोनों ही ऑप्शन सही हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस एज वेल एज हाउस लोन।
यस, यही हम भी कह रहे हैं, दोनों ऑप्शन से। जी बिल्कुल। इसमें जो है इसमें एडवांसेस में जो है लिखा हुआ था ना कहाँ पर? सर अगर क्वेश्चन यही हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो मेडिकल ही है। विड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ में लिखा है सर, लिमिट्स में, ऑन पेज नंबर 2। आइटम 3, हाँ आइटम 3, आइटम 3 आइटम एंड 3 आइटम 5 to 10। हाँ लिमिट्स में। लिमिट में सेकंड पॉइंट। बिल्कुल। एक तो सेकंड पॉइंट है अप टू 90% स्टैंडिंग एट क्रेडिट। आइटम 3, तो आइटम 3 का मतलब ये हुआ इलनेस ऑफ द सेल्फ, फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिपेंडेंट्स। एक तो ये हो गया। इसके अलावा और भी है इसमें सब्सक्राइबर, अच्छा ट्रेवल अप टू 90% अमाउंट स्टैंडिंग 5 to 10, आइटम 5 to 10 वहाँ बनाए है ना। तो 5 to 10 का मतलब हाउसिंग वाला आ जाता है सारा का सारा। 5 to 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% वाला दो ऑप्शन इसमें है। बट अगर मान लीजिए हमें चूज करने की अगर बात आ जाए तो फिर हम लोग को फिर इसलिए मिस्टेक हुई है ना इसमें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम। सर इसमें ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि इसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी में बताया है आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस आप ये विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब फॉर आइटम्स 1 to 4, तो उसमें ये 3 भी इंक्लूडेड है। तो आफ्टर 10 years हम 90% विड्रॉ कर सकते हैं इलनेस के लिए। लेकिन अगर बिफोर दैट होता है 10 years के बिफोर, तो हाउसिंग लोन वाला ही करेक्ट ऑप्शन ऐसा लग रहा है। बाकी मुझे श्योर नहीं हूँ मैं। उसमें तो 10 ईयर हमेशा ही दिया। चलिए, तो इसमें जो है ना दो ऑप्शन सही है, एक मेडिकल एक्सपेंसेस और दूसरा हाउसिंग लोन रीपेमेंट। तो ये मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है ये वाला आंसर। 16। और चलिए अब उसके बाद अगला हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बताइए सर इस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आया। सर इसमें इंक्लूजन ऑफ डीए इन इवॉल्यूमेंट्स होगा। यस सर, इंटरेस्ट रेट्स में तो डिफरेंस होता ही है, दोनों का अलग अलग डिफरेंस रेट। इंटरेस्ट रेट्स में डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन भी डिफरेंट होता है। यस सर, बी ही। इसका 25 का बी बी बी। जी सर बोलिए। लेकिन सर इसका आंसर तो उसमें मार्क जो किया हुआ है वो इंटरेस्ट रेट किया हुआ है बी। इंटरेस्ट तो दोनों में सेम है। इंटरेस्ट रेट दोनों में सेम होगा। नहीं, सेम होगा। सीपीएफ होगा का और तभी। जीपीएफ का इंटरेस्ट सेम है। अगर सर सेम है तो फिर आंसर यही हो जाएगा ना सबको। आंसर डी होगा। सेम आंसर होता डी है होगा सर। सीपीएफ और जीपीएफ का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट सेम होता है दोनों में। सर इंक्लूजन ऑफ डीए की बात तो नहीं की गई है ना। देखिए इसमें, हाँ सर जीपीएफ में क्या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटर पे होता है क्या? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ही केवल रिटायरमेंट के टाइम पे पे होता है। नहीं होता सर, नहीं होता। और सीपीएफ में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों पे होता है। होता है। जी इंदु मैडम। सर इसमें नोट ए डिफरेंस बोला है, तो नोट ए डिफरेंस क्योंकि डीए तो डिफरेंट रहता ही है उसमें, तो जब नोट की बात जब आएगी तो ये तीनों चीजें डिफरेंट हो गई कि अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन डिफरेंट है,
इंक्लूजन ऑफ डीए जो है वो क्योंकि जीपीएफ में नहीं होता है और सीपीएफ में होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी नहीं रहा, क्योंकि वहां तो वो डिफरेंस रहा ही रहा। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो दोनों का सेम रहता है, तो वहां नोट ए डिफरेंस की बात हो रही है। जी, तो इसका डी आंसर सही है ना? सर डी होना चाहिए। जी नॉट अ बिल्कुल। डिफरेंस का मतलब है सेम। जी बिल्कुल। तो अभी राशि मैम ने पूछा भी था कि जीपीएफ और सीपीएफ में क्या अंतर होता है, तो इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सबसे पहली बात है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जो जीपीएफ है उसमें सिर्फ एम्प्लॉय का सब्सक्रिप्शन जाता है और वो 6% जाता है मिनिमम, और वो फिर उसके डिपेंड करता है उसके चॉइस पे कि वो 6% से ज्यादा भी दे सकता है जीपीएफ को, बट इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन 6% होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन की बात करें, जबकि सीपीएफ में अगर अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो 10% होता है। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस है, मतलब इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है इंक्लूजन ऑफ डीए इन एमोलुमेंट्स। जी सीमा सिंह मैम। एक्सक्यूज मी सर, गुड इवनिंग सर। सर मैक्सिमम लिमिट में भी कोई डिफरेंस है सर? मैक्सिमम लिमिट में डिफरेंस दोनों में 100 रहता है सर। अब तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही वैल्यू। सीपीएफ में तो 1 बेसिक, सीपीएफ में 1 बेसिक होता है जैसे, तो जीपीएफ में क्या है सर? सीपीएफ का तो क्लियर है कि 1 बेसिक। जीपीएफ में दिया हुआ है टोटल इमोल्यूमेंट्स, फुल एमोल्यूमेंट्स भी तक भी दे सकते हैं आप। उन्होंने दिया सर पूरे होल ईयर का 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, इंटरेस्ट मिलेगा उतने पर, है ना सर? जी जी। इसमें स्वामी हैंडबुक में लिखा हुआ है कि टोटल एमोलुमेंट्स का मतलब टोटल एमोलुमेंट्स तक दे सकते हैं और साल भर में 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट 5 लाख से ऊपर भी सब्सक्रिप्शन आजकल करते हैं लोग, बस दे उसके रहे हैं लोग सर। जी, और करते हैं, और उसमें बस इतना है कि उसके ऊपर वाला जो इंटरेस्ट आता है उसमें इनकम टैक्स लगता है, और 5 लाख तक के वाला जो है उसमें नहीं लगता। तो जीपीएफ में कर सकते हैं, मतलब टोटल एमोलुमेंट्स तक। और तो जीपीएफ में 6% है मिनिमम और सीपीएफ में 10% है। ये दोनों ही एम्प्लॉय के अपने शेयर हैं। जीपीएफ में सिर्फ एम्प्लॉय का शेयर होता है, सीपीएफ में एम्प्लॉयर का भी शेयर होता है, एम्प्लॉयर का 10% होता है। फिर इंक्लूजन ऑफ डीए इन एमोलुमेंट्स, तो इंक्लूजन ऑफ डीए इन एमोलुमेंट्स क्या होता है? जीपीएफ में डीए नहीं मिलता है, डीए नहीं जुड़ता है, सीपीएफ में भी नहीं जुड़ता है। नहीं जुड़ता सर, सीपीएफ में भी नहीं जुड़ता, क्योंकि वो सेम कंडीशन बताई हुई है इसकी। जी बिल्कुल, दोनों में ही डीए नहीं जुड़ता है। फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सीपीएफ में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मिलता है, जीपीएफ में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है। इंटरेस्ट रेट दोनों के एक जैसे होते हैं, तो इसमें बी और डी दोनों ऑप्शन बनते हैं। जी ममता मैम। सर मुझे ये पूछना है कि जो सीपीएफ है उसमें मिनिमम 10% बताया है एम्प्लॉय का, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, मतलब 10% मैक्सिमम है, मिनिमम है, या जितना एम्प्लॉय देगा उतना है, कैसा है मतलब, या गवर्नमेंट 10% ही करेगी इररिस्पेक्टिव? मैक्सिमम ऑफ द 10%। 10 ही करेगी, मतलब एम्प्लॉय कितना भी करे। ठीक है सर, थैंक यू। तो इसमें बी और डी दो ऑप्शन बनते हैं ना सर? इसी से रिलेटेड ना कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में ना एमोल्यूमेंट करके एक लाइन लिखी हुई है। आई वुड लाइक टू रीड दिस, थोड़ा सा इसका मेरे को मतलब क्लियर नहीं। इंक्लूड आल्सो एनी वेजेस पेड बाय द गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉइज नॉट रेम्यूनरेटेड बाय द फिक्स्ड मंथली पे। ये वेजेस कौन से हैं सर विच ही इज टॉकिंग अबाउट? सीपीएफ की ही उसमें आएगा सर, दिखेगा। हाँ, सीपीएफ वाले इसमें लाइन लिखी हुई है बिल्कुल। अब वो थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, थोड़ा डिस्कशन हो जाए। हाँ हाँ,
इस बारे में सर बताइए। ऑनरेरियम होना चाहिए, ऑनरेरियम वगैरह जो मिलता है ना बीच में, जो मंथली बेसिस पे तो नहीं होता ना, डे वाइज बेसिस। उसको वेजेस कह देंगे इसमें, उसमें तो फिर ऑनरेरियम मेंशन करता हूँ। जी सरिता मैम। सर सीपीएफ में गवर्नमेंट का जो शेयर होता है शायद वो 14% होता है। अगर वो कोई सीनियर टीचर इसको कंफर्म कर दे तो आई थिंक इट इज 14%। नो मैम, दैट इज एनपीएस याद आ रहा है एनपीएस। मैडम आपको? हाँ, एनपीएस में 14 NPS एनपीएस याद आ रहा है। अच्छा एनपीएस में होता है, ओके ओके ठीक। इंक्लूड है। जी। ये अशोक सर का प्रश्न अभी अधूरा रह गया है, तो इसमें जो मिनिमम बेजेस वगैरह जो इंक्लूड करने की बात की गई है। चलिए इसको हम लोग फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा सभी साथियों से निवेदन है, ढूंढिएगा इस बात को ना, थोड़ा और बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें बहुत मिस्टेक्स हुई हैं। सर 25 में फिर 2 करेक्ट मानेंगे? हाँ जी मैम, बी एंड ठीक डी। है सर, ओके ठीक है, थैंक यू सर। Question number 30. What is the maximum period for which interest can be paid on delayed final payment of GPF due to administrative reasons? सर 3 months है। मैक्सिमम के लिए सर 12 मंथ्स है, वैसे 3 सर मंथ्स है। उसमें तो लिखा हुआ है कि 12 मंथ से ज्यादा भी हो सकता है। 12 मंथ से ज्यादा भी हो सकता है, ये लिखा हुआ है। मैंने 6 लगाया क्योंकि पहली लाइन में मतलब 6 पढ़ा था, लेकिन बाद में देखा ध्यान से तो उसमें 1 ईयर भी है, फिर उसके ऊपर भी है। हाँ जी ममता मैम। सर ये पिछला क्वेश्चन जो था सीपीएफ वाला, ये सर कंफर्म्ड है कि इंटरेस्ट रेट दोनों के सेम ही है? हाँ क्योंकि दोनों के मैंने सेम जी। नेट पे देखा था तो उसमें तो कुछ अलग बता रहा था, तो कुछ गलत मुझे दिखाया होगा भी मे बी डाउट नेट में। हुआ मैम, सेम डाउट मैम, मुझे भी 2 अलग अलग रेट दिखे। नेट में 8.25% बता रहा था सर 2022-23 का। अलग अलग रेट था। रेट वैसे दोनों सीपीएफ जीपीएफ इवन पीपीएफ जो भी होता है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन तीनों ईपीएफ का डिफरेंस है केवल सर। हाँ ईपीएफ का डिफरेंस है, बाकी सब पीपीएफ भी 7.1 है। 7.2 हो गया सर। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, ईपीएफ में 7.1 सेम है। वैसे भी सर उसने क्लियर किया होगा द रूल्स ऑफ जीपीएफ एंड सीपीएफ आर सेम, और उसका इंटरेस्ट का भी सेम ही हो। एग्जैक्टली स्वामी ने तो कहा है कि सेम ही रहेगा सब कुछ, सही बात है। एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग। सेम ही होता है, पर फिर भी एक बार डाउट आया है तो इसको और रिसर्च करेंगे आप लोग। चलिए तो इसका 30 का तो खैर जो बेस्ट आंसर होगा वो 12 मंथ ही होगा। अब आप लोग बताइए क्या कोई 16 नंबर सर। 16 नंबर ना जी। हाउसिंग लोन रिपेमेंट 90% नहीं ले पाएगा। कौन सा 16 नंबर? 16 नंबर की बात हो गई ना हम लोग का कि हाउसिंग लोन रीपेमेंट और मेडिकल एक्सपेंसेस दोनों में ही जो है वो 90% होता है। जी विजेंद्र कुमार सर। सर ये जो स्वामी में लास्ट पॉइंट जो दिया है इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, इस पर अगर कोई साथी थोड़ा बहुत समझा पाए तो, ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर। हाँ जी सर। और कोई अभी इस पे बात करते हैं, पहले हम इन क्वेश्चंस में अगर किसी साथी को और किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है कोई। सर क्वेश्चन नंबर 24 एक बार देखेंगे क्या? 24 क्वेश्चन नंबर 24
What is the maximum recovery period for a normal advance from CPF? जी 24 A sir 24 में। सर 24 और 36 दोनों ही है। 36 नॉर्मल एडवांस 24 है। सीमा मैम नॉर्मल एडवांस 24 है, लेकिन अगर नॉर्मल एडवांस नहीं है तो 36 है। यस मैक्सिमम 36 है। हाँ नॉर्मल का है तो फर्स्ट ए इज आंसर। इसका 20 मैम ये पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर तो मैम मुझे अभी मैंने खोला नहीं हुआ डॉक्यूमेंट ना। मैम 210 मैम 207 पे है 60 इंस्टॉलमेंट। सेकंड पॉइंट fifth point CPF मैम, इट इज CPF नॉट GPF एक्चुअली, इट इज CPF। इसका आंसर 60 है सर। अच्छा CPF 210 पॉइंट नंबर 5। इसमें तो मैम इंस्टॉलमेंट्स की बात की गई है ना, इसमें तो इंस्टॉलमेंट्स की बात की गई है ना कि मंथ्स की बात की गई है ना। बट मैम उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट जी सर, उसमें मंथली है तो मंथ्स ही हो गए ना। सही है सर, वो सही है, उसमें देयर इज नो मिस्टेक। रिकवरी की बात करी गई है मैम इसमें। सर इसमें 24 मंथ्स एंड 36 मंथ दोनों दिया है। जी। अब नॉर्मल में कहा क्या है वो तो लिखा नहीं है सच। जी सर उसमें कंडीशनिंग की हुई है, 36 वाले में कंडीशनिंग की हुई है। पे के साथ कंडीशन को किया गया है अटैच। विद इन 3 मंथ के लिए 36 लगाया हुआ है। 3 मंथ्स पे आई है थिंक तो देन ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर। हाँ बिल्कुल, इसमें अगर 3 मंथ्स के पे की बात की गई है कि अगर उतना लिया है तो 24 मंथ्स है, और उसके अगर ज्यादा है अमाउंट तो 36 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्ट किया जा सकता है। कंडीशंस इस क्वेश्चन में नहीं लगी है। चलिए इसको ठीक करेंगे। चलिए तो सवाल तो पूरे हो गए, अब हम लोग जी मसरत। गुड इवनिंग सर। सर एडवांसेस एंड विड्रॉल्स में लिखा है, जो मैं समझ रही हूँ सर, कि अगर 3 महीने की पे या हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड इंटरेस्ट, अगर जो भी कम है वो अगर एडवांस में जाता है या विड्रॉल में जाता है तो उसको नॉर्मल मान रहा है सर। उसी केस को वो नॉर्मल केस कंसिडर कर रहा है, और स्पेशल वाले में वो अगर 3 महीने से की पे से ज्यादा का विड्रॉल या एडवांस है तो जैसे कि 3 महीने कह रहा है तो फिर वो तो 24 महीने ही होगा सर उसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल 24 ही बताया। नॉर्मल में 24 दे रहा है। हाँ ये लिखा हुआ है 3 months pay or half the amount of subscription and interest thereon at credit, whichever is less, in the case of the normal advance withdrawal. No such limit in the case of special advance withdrawal. Recovery is not more than 24 equal monthly installment if the advance is within 3 months pay and 36 installments if it exceed 3 months pay. मतलब 36 इंस्टॉलमेंट इफ एक्सीड 3 मंथ्स पे। तो इसका जो आंसर है वो 24 मंथ होना चाहिए, मतलब नॉर्मल के हिसाब से ना। यस सर, यस सर, यस सर। जी प्रियंका मैम। सर ये फर्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर 7 समझना था। फर्स्ट पेज पर कौन सा पेज मैडम? शुरू। हाँ जीपीएफ का फर्स्ट पेज में सर, वो उसमें। हाँ ठीक है। हाँ कौन सा वाला? सर 7 पॉइंट। सस्पेंशन ऑफ सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन, HPL और EOL और पॉइंट समझ नहीं आया। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि सब्सक्रिप्शन में भी, सॉरी, सब्सक्रिप्शन टू द फंड शैल बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन में के दौरान नहीं लिया जाएगा इसका सब्सक्रिप्शन। एंड एट द ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग लीव ऑन हाफ पे, लीव विदाउट पे एंड डाइज नन। अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, वो हाफ पे ली हुई है उसने, या फिर लीव विदाउट पे ली हुई है, या फिर उसकी डाइजनन की कंडीशन है, तो एट द ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ऑप्शन है कि वो अपना जीपीएफ सब्सक्रिप्शन दे, या चाहे तो मना कर दे देने से। मतलब यही वाली बात कह रहे थे ना मैम? जी सर, सर उसके आगे लिखा है ना प्रोपोर्शनेट हाँ, सब्सक्रिप्शन। अब आगे देखिए, प्रोपोर्शनेट सब्सक्रिप्शन टू बी रिकवर्ड फॉर द पीरियड ऑफ ड्यूटी एंड एनी लीव अदर देन HPL एंड EOL। देखिए अभी इसमें क्या हुआ गया है, हाफ पे की बात कर दी गई है, EOL की भी बात कर दी गई है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है सब्सक्राइबर के पास कि वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। अभी HPL और EOL की अगर बात ना हो, दूसरी किसी छुट्टी की बात की जाए, प्रोपोर्शनेट सब्सक्रिप्शन टू बी रिकवर्ड फॉर द पीरियड ऑफ ड्यूटी एंड एनी लीव अदर देन HPL EOL। इसका क्या मतलब थैंक हुआ? यू सर, थैंक यू। हाँ मतलब सर उसके अलावा होगा तो प्रोपोर्शनेट सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा, HPL या EOL के अलावा। जी थैंक यू सर। चलिए, तो अभी विजेंद्र सर कह रहे थे। जी मसरत मैम। सर मैं पूछ रही हूँ कि सर ये EOL और HPL इसमें सैलरी डिडक्ट होती है, इसके अलावा और भी कोई लीव में सैलरी डिडक्ट होती है? मैम CCL में भी आफ्टर सर्टेन पीरियड, आई थिंक इट इज 1 ईयर के बाद में 80% ही मिलती है। Yes, yes, right, madam. यस ओके ओके 365 हाँ, days यस के मैम, बाद। यस आई गॉट मैम, तब ये समझ में आ गया। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जी महेंद्र प्रताप सिंह सर। जी सर, ये लीव विदाउट पे और EOL ये दोनों एक ही है सर? क्या लीव विदाउट पे और EOL, हाँ एक ही बात है, एक ही। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इसका फुल फॉर्म है, और लीव विदाउट पे भी लगभग वही बात है। जी जी कुमुद मैडम। नमस्ते सर। सर मेरे 3 डाउट हैं। पहला है पेज नंबर 207 पे रूल 13(2) क्या है? लास्ट लाइन मुझे समझ ही नहीं आया क्या कह रहा है। पेज नंबर 207 पर लास्ट लाइन रूल 13(2) सस्पेंशन ऑफ रिकवरी वाला जो है, व्हेन एडवांस ऑफ पे इज बीइंग रिकवर्ड, रिकवरी में नॉट बी मेड ऑन सब्सक्राइबर रिटर्न रिक्वेस्ट। आप ये सर क्या हुआ? पूछना चाहते हैं, रूल 13(2) की बात करना चाहते हैं ना? हाँ जी सर। देखिए मैम, जो CCS GPF रूल है, GPF CPF, उसका ये वाला रूल है। इसमें तो ये मतलब ये पूरा रूल समझ में नहीं आया क्या? मतलब क्या इसका निहितार्थ क्या कह रहा है, भावार्थ ही नहीं समझे, मतलब नहीं फिट हुआ ब्रेन में सर, क्या कह रहे हैं? चलिए ठीक है। Recovery not be made except with official's consent in cases of suspension or on leave for 10 days on HPL or leave without pay in a calendar month। एक जो पूरा महीना है उसमें GPF नहीं लिया जा सकता। कब? एक्सेप्ट विद ऑफिशियल कंसेंट, मतलब ऑफिशियल की अगर कंसेंट नहीं है तो GPF का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जा सकता। और कौन किस किस केसेस में? पहली कंडीशन है कि सस्पेंड अगर वो एम्प्लॉय है तब,
दूसरी कंडीशन है कि ऑन लीव फॉर 10 days ऑन HPL और लीव विदाउट। एक महीने में अगर 10 दिन की लीव विदाउट पे या HPL पे है तो वो अगर एम्प्लॉय कंसेंट देगा तो ही GPF का सब्सक्रिप्शन कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। When advance of pay is being recovered, recovery may not be made on subscriber's written request। ये बहुत अजीब सी लाइन है हालांकि, मगर बहुत ही है, सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए किसी ने GPF से एडवांस लिया है और वो पूरा का पूरा रिकवर कर लिया गया है, रिकवरी मे नॉट बी मेड ऑन सब्सक्राइबर्स रिटर्न रिक्वेस्ट। मतलब जब रिकवर हो ही गया है तो तब रिकवरी नहीं की जा सकती है। ओके सर, थैंक यू सर। अभी दिमाग में गया है अभी कुछ? नहीं सर, समझ गई। जब तक 10 दिन वाला वही पहला जो रूल था ना, अभी जो HPL आप डिस्कस कर रहे थे उसी का एक्सटेंशन है कि HPL भी भाई कितने दिन की, नंबर ऑफ डेट सेव कर दिया उसको थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी वे में हो गया। सर एक और है, वो नहीं समझ में आया, ये एक्स ग्रेटिया क्या होता है? पता नहीं उच्चारण भी सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 214 पेज पे लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन जो है FAQ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन जिसका आंसर नो आया है, तो ये टर्म ही मुझे नहीं पता एक्स ग्रेटिया पेमेंट क्या होता है। अच्छा, ये एक्स ग्रेसिया नहीं मालूम है? नहीं सर, पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं। जी सर ये किसी प्रकार का एक्स ग्रेसिया किसी प्रकार का अनुदान है क्या सर? शायद ऐसा है क्या, कोई अनुदान? सर्विस ग्रेचुटी। हाँ सर ये सर्विस ग्रेचुटी तो नहीं होता है एक्स ग्रेशिया? हाँ, एक्स ग्रेसिया जी शायद वही होता है ये सर्विस ग्रेचुटी, नंबर ऑफ इयर्स के अकॉर्डिंग जो दिया जाता है बिफोर सुपरएनुएशन इफ अ पर्सन डाइज। जी बिल्कुल, ग्रेचुटी ही होता है यहाँ पे। जी रनु मैम। सर पेज नंबर 207 सैंक्शनिंग अथॉरिटी। 207 सैंक्शनिंग अथॉरिटी, हेड ऑफ द ऑफिस लिखा है ना इसमें? हाँ जी सर, नेक्स्ट पॉइंट में डिक्लेयर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन एन एडवांस फ्रॉम द फंड फॉर रीजन नॉट कवर्ड अबव। हाँ, तो इसका मतलब क्या है सर, इन 7 जो ये पर्पस दे रखे हैं इनके अलावा भी किसी भी काम के लिए ले सकते हैं? देखिए, हाँ इसका मतलब ही यही है कि जो ऊपर जो इसमें दिए हुए हैं ये पर्पस, जो 7 पर्पस हैं, इनको सैंक्शन करने की अथॉरिटी तो किसके पास है? हेड ऑफ ऑफिस के पास है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी दूसरे पर्पज के लिए लेना है और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको सैंक्शन कर सकता है, इनके अलावा किसी भी पर्पज के लिए GPF का। सर एक पॉइंट और है ये ना, 209 पे भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, एक बार देख लीजिए। जी हाँ, ये नहीं समझ में आया सर। कौन सा मैडम? 209 पे सैंक्शनिंग अथॉरिटी, एक ही लाइन है, सिंगल लाइन 209। हाँ जी सर, थोड़ा और आगे है सर, और थोड़ा सा, हाँ ये आ गया सर। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन एडवांस फॉर स्पेशल रीजन एज इन 5th शेड्यूल। हाँ ये क्या मतलब है सिर्फ 5th शेड्यूल? 5th शेड्यूल का मतलब है ना, जो GPF के जो रूल्स हैं उनमें लास्ट में शेड्यूल दिए हुए हैं। शेड्यूल का मतलब है कि लिस्ट बना दी जाती है कि कौन किस चीज के लिए अधिकृत होगा, है ना? तो उसमें शेड्यूल में इनका नाम दिया हुआ है। किसका नाम दिया सर? यहाँ 5th शेड्यूल का मतलब होता है कि लास्ट में माने जब भी कोई रूल्स होते हैं ना,
तो रूल्स के बाद में कौन किस चीज को सैंक्शन कर पाएगा, किसके पास क्या पावर होगी, इन सब की लिस्ट दी जाती है। ओके सर, तो उसके लिए इसका डिटेल देखना पड़ेगा। डिटेल वहां देखना पड़ेगा जी। हालांकि यहाँ पे वही ये है, वो 5th शेड्यूल में यहाँ पे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक तो यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी प्रियंका मैम। सर ये पेज नंबर 212 पर जी व्हेन अ सब्सक्राइबर डाइज व्हाइल इन सर्विस, इसमें जो सर फैमिली का दिया है, इसमें सेकंड पॉइंट सर थोड़ा मुझे समझ में था। 212 हाँ कौन सा? व्हाइल व्हेन अ सब्सक्राइबर डाइज व्हाइल इन सर्विस, पॉइंट जी नंबर 2 सर, इफ नॉमिनेशन सबसिस्ट, नो नॉमिनेशन सबसिस्ट। इफ नो, अच्छा, when a subscriber dies while in service, the amount standing to his credit is payable to the nominees or family in the following manners. इसमें ये है क्या, leaves a family, कौन सा? टू का मतलब क्या? नॉट एलिजिबल में ये आएंगे या नहीं आएंगे, पढ़ के समझ नहीं आ रहा। कैसे मतलब? सर जैसे इसमें दिया है ना, सन हो गए, अटेंड मेजोरिटी, डिसीज सन, विल नॉट बी एलिजिबल इफ अ डिसीज सन, ऐसे करके दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये आएंगे नॉमिनेशन में या नहीं आए। अच्छा, ये यहाँ लिखा है विल नॉट बी एलिजिबल इफ देयर इज एनी मेंबर ऑफ द फैमिली अदर देन दोज 4 कैटेगरीज ना। जी सर। इसमें if no nomination subsists or same relates to the part of the amount payable to the members of the family in equal shares, अगर कोई नॉमिनेशन नहीं है तो फैमिली के मेंबर्स को जो है ना इक्वल शेयर दिया जाएगा। लीविंग आउट एनी पार्ट कवर्ड बाय द नॉमिनेशन, sons who have attained majority, son of the deceased son who have attained majority, married daughters whose husband are alive and married daughter of deceased son whose husband are alive will not be eligible. मतलब ये सब एलिजिबल नहीं होंगे फैमिली मेंबर्स में। इफ देयर इज एनी मेंबर ऑफ द फैमिली अदर देन दोज कैटेगरीज, मतलब ये एलिजिबल नहीं होंगे जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये फैमिली मेंबर्स में नहीं आएंगे। सर सर अगर बेटा मतलब सर अगर बेटा मैरिड है तो एलिजिबल नहीं है, और बेटी मैरिड है और उसका हस्बैंड अलाइव है तो वो एलिजिबल नहीं है पेमेंट के लिए। जी सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि यदि फैमिली मेंबर में इनके अलावा कोई प्रेजेंट है तो वो एलिजिबल होगा, लेकिन फैमिली में कोई नहीं है तब भी ये फैमिली में से बाहर ही माने जाएंगे। हाँ बिल्कुल, फैमिली से मतलब बाहर इन चारों के अलावा फैमिली में और कोई है ही नहीं, मतलब इन 4 कैटेगरी में से कोई एक है, तब वो किसको दिया जाएगा सर फिर अमाउंट? मतलब ना कोई फैमिली मेंबर है, सिर्फ आप सपोज कर लीजिए कि उसकी आवाज कट रही है मैडम। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ सर मैं कह रही हूँ यदि फैमिली मेंबर तो है ही नहीं, सपोज कर लीजिए, और इनमें से भी लाइक ऐसी डॉटर बची है जो कि मैरिड है और हस्बैंड भी अलाइव है, तो उस केस में आप कह रहे हो एलिजिबल नहीं है, तो फिर वो पैसा किसको मिलेगा? उस कंडीशन में मैडम कोर्ट जाना पड़ता है, और कोर्ट में सक्सेशन एक सर्टिफिकेट होता है, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट से मिलेगा सर। हाँ तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, ठीक है, तो वो प्रमाण पत्र जो भी ले आएगा उसको मिल जाएगा। ओके, मैरिड डॉटर एलिजिबल हो जाएगी उस केस में। ठीक है, थैंक यू जी मसरत मैम। मसरत मैम। हाँ सर, मेरा एक क्वेरी था सर, एडवांस और विड्रॉल में क्या डिफरेंस होगा सर? मैडम ऐसा है कि एडवांस जब लेते हैं जीपीएफ से तो उसको वापस करना होता है, जो इंस्टॉलमेंट्स की बात करें, वो विड्रॉवल का मतलब होता है कि उसको फिर वापस नहीं करना है, बस निकाल लिया, बस अब वापस नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू सर।
जी धर्मेंद्र सर। सर एडवांस को विड्रॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल किया जा सकता है। सर मुझे ये बोलना था रिगार्डिंग एडवांस लैंड। काइंड ऑफ लोन है, वो लौटाना है। विड्रॉवल फाइनल सेटलमेंट है, अब आपका वो पैसा नहीं रहा उनके पास। एडवांस काइंड ऑफ लोन हुआ, लौटाना। जी धर्मेंद्र सर। सर मुझे इसमें जो थर्ड लाइन है, सन्स हु हैव अटेंड मेजॉरिटी, मुझे फील हो रहा है सर, आई मे बी रॉन्ग आल्सो, इसमें सर मेजॉरिटी के प्लेस में मेच्योरिटी होनी चाहिए थी। सन्स हु हैव अटेंड मेच्योरिटी, जहां तक मुझे फील हो रहा है सर। और नेक्स्ट में भी सर मेच्योरिटी होनी चाहिए थी, मीन्स 18 ईयर्स ऑफ एज। थैंक यू सर। 18 ईयर्स की कंडीशन नहीं है सर। नहीं 18 ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मतलब ये जो लैंग्वेज है ना सर, हु हैव मेजॉरिटी वर्ड वो मेजर से बना है ना सर, तो मेजर का मतलब ये हो गया बच्चा 18 साल का हो गया। ठीक है मैम, मेजर से मेजॉरिटी लिया है उन्होंने। ठीक है मैम, एक मिनट मैं भी बोल दूं मैम। सन्स हु हैव अटेंड मेजॉरिटी, जैसे मतलब एलिजिबिलिटी की जहाँ बात हो रही है ना मैम, तो जैसे 18 ईयर्स हम मानते हैं, तो आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, जैसा मैंने बताया था, तो मेच्योरिटी यदि होता तो दैट कुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। एनीवे जो आप बता रहे हैं दैट इज आल्सो करेक्ट एंड लॉजिकल। सर मेजॉरिटी मींस मोर देन 18 इयर्स ना? माइनर का मेजर से बना है ना, मेजर मींस 18 इयर्स। मेजर से मेजर से मेजॉरिटी। माइनर का अपोजिट मेजर होता है, मेजॉरिटी नहीं होता, मेजॉरिटी होता है। माइनर का अपोजिट मेजर होता है। मैम यहाँ जो मेजॉरिटी वर्ड आ गया ना, मेजॉरिटी वर्ड जो आ गया, नहीं माइनर सही है, करेक्ट है वो। माइनर का अपोजिट एंटोनिम जो है वो मेजर ही होता है। ठीक है मैम, एक मिनट मैम, एक लाइन ओनली। सन्स हु हैव अटेंड मेजॉरिटी, जैसे ऐसे फील हो रहा है ना कि मोर देन वन है, सन्स मतलब ज्यादा हो गया, और एक साथ जैसे मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात हो रही है। एनीवेज आपने जो बोला दैट इज आल्सो करेक्ट। जी रेनू में। सर एक और डाउट था, पेज नंबर 213 पे है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसको तो अभी सर ने कहा था, विजेंद्र सर ने, कि इसको पूरा एक बार समझ लें कि क्या है। हाँ पहले आप डाउट पूछ लीजिए। जी रेनू। बस सर यही है, इसका मतलब पता नहीं, मतलब मैंने अपने आप से मतलब निकाला, वो ठीक है कि नहीं है कि 5 ईयर की सर्विस के बाद यदि वो एक्सपायर हो जाता है तो जितना बैलेंस है वो मिलेगा, प्लस में कुछ एडिशनल मिलेगा, ऐसा ही है ये? चलिए इसको हम लोग एक बार पढ़ ही लेते हैं ना। ठीक है सर। इसको एक्सप्लेन हमारे कोई साथी करना चाहे तो एक बार पढ़ के जो ना एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज, पूरे डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम को, क्योंकि विजेंद्र सर भी कह ही रहे थे कि कौन पढ़ेंगे भाई इसको, 2 पेज हैं बस। जी बीना मैम। नमस्कार सर, मैं इसको रीड कर देती हूँ। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, when a GPF oblique CPF subscriber dies after having put in 5 years service, the person receiving the fund balance will be paid an additional amount if the balance at credit had not fallen below the under mentioned limits. तो ये कहा गया है कि जो भी GPF और CPF सब्सक्राइबर है जिसने अपनी 5 years की सर्विस रेंडर कर दी है, ठीक है, तो द पर्सन रिसीविंग द फंड बैलेंस विल बी पेड एन एडिशनल अमाउंट, उसको एडिशनल अमाउंट पे की जाएगी। लेकिन ये जो कितना बैलेंस होना चाहिए उसके अकाउंट में, तो ये उन्होंने ना एक टेबल बना दिया कि इस टेबल के अनुसार जो मेंशन्ड अमाउंट है वो उनके बैलेंस में होनी चाहिए, तभी उनको मिलेगा। तो ये बनाया गया है GPF 6th पे कमीशन के हिसाब से, और एक कॉलम बनाया गया CPF के लिए। पहले अगर हम GPF की बात करते हैं, मैडम आपने 3 ईयर वाला पॉइंट मिस कर दिया उसमें। जी सर, एक लाइन मिस कर दी, 3 ईयर उसमें मेंशन है, लास्ट ड्यूरिंग द 3 ईयर प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द 3 years प्रोसीडिंग द मंथ ऑफ डेथ। तो इसका अर्थ सर क्या हुआ कि GPF एक तो उनके 5 years हो चुके हों, है ना मैडम, और पिछले 3 साल से इस अमाउंट से कम अमाउंट नहीं रहना चाहिए उनके अकाउंट। तो ये एक कट ऑफ अमाउंट है जो होनी चाहिए, तभी वो एंटाइटल्ड होगा इस बेनिफिट के, एडिशनल बेनिफिट। तो ये जो बेनिफिट है, ये टेबल में हमने पहले बात की गई है GPF की,
ग्रेड पे ऑफ ₹4800 पर मंथ और मोर। तो वो सर गवर्नमेंट सर्वेंट जिनका ग्रेड पे 4800 जो हमारे यहाँ पे पीजीटीज का रहता है शुरू में, तो 4800 ग्रेड पे और मोर वाले उनके लिए इन्होंने रखा है कि मिनिमम मंथली बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड 25,000 होना चाहिए। और उससे नीचे ग्रेड पे की अगर हम बात करें 4200 रुपये से लेकर 4800 पर मंथ तक, उनके लिए ये जो धनराशि है वो कम करके, क्योंकि उधर से ग्रेड पे कम हुआ और इधर से फिर अमाउंट भी कम होगी। 4800 एंड मोर वालों के लिए 25,000 था, लेकिन 4200 से 4800 तक अगर ग्रेड पे है फिर अमाउंट रखी गई है 15,000 15,000। और उससे नीचे 1400 टू 4200 per month, the amount of minimum monthly balance is 10,000 and below 1400 per month के लिए 6,000 का minimum monthly balance कहा गया है कि इतना अमाउंट उन्होंने अपने जीपीएफ सीपीएफ में सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। ये तो हमारा जीपीएफ के लिए लिया गया और ऐसे ही कैटेगरी फिर सीपीएफ के लिए बनाई गई और उसका जो है वही अमाउंट याद करने वाली ही बात होगी, है ना इसमें। इसके बाद लिखा गया कि रिवाइज्ड रेट बेस्ड ऑन द 6th पे कमीशन स्केल अवेटेड फॉर सीपीएफ। रिवाइज्ड रेट्स बेस्ड ऑन 6th CPC अवेटेड फॉर सीपीएफ। ये रिवाइज्ड रेट ऊपर तो वैसे जीपीएफ और सीपीएफ दोनों के लिए कॉलम बना रखा है। सीपीएफ नहीं, वो फोर्थ पे कमीशन है, फोर्थ पे कमीशन लिखा है, फोर्थ पे कमीशन का है मैडम जो टेबल दिया गया है सर। मैडम एक बार देखिए मैम। हाँ जी, नहीं मैंने आज ये चैप्टर पढ़ा नहीं, मैं इसीलिए कह रही, मैं रीड तो मैं कर दूंगी, एक्सप्लेनेशन की बात जो मैं कह रही थी ना। हाँ जी, सीपीएफ 6th पे कमीशन का दिया है और जो जीपीएफ तो 6th का दिया है, लेकिन सीपीएफ का रेट 4th का दे रखा है और ये बताया गया है कि अभी हमें सीपीएफ के संबंध में 6th पे कमीशन के जो रेट्स हैं वो अभी अवेटेड है। सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है द एडिशनल अमाउंट विल बी इक्वल टू एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 36 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ डेथ। तो 36 मंथ्स वही हो गया 3 years प्रीसीडिंग द डेथ वाली बात जो हमने की। एडिशनल अमाउंट विल बी इक्वल टू एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 36 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ डेथ, subject to maximum of 60,000 in case of GPF and 30,000 in case of CPF. The maximum limit is to be applied after arriving at the average of 36 months and not at every stage. So हमारा कोई साथी जो है इस पॉइंट को प्लीज एक्सप्लेन करे। मैं रीड कर रही हूँ, आप में से प्लीज इसको थोड़ा इसका इलेबोरेशन कीजिएगा। जी ममता मैम कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। अच्छा ठीक। पिछले सर 36 मंथ का एवरेज लेंगे जी, और सर इसमें जो मैक्सिमम 60,000 है जीपीएफ के लिए और 30,000 है सीपीएफ के लिए। हम बस यही कहा गया कि जो एडिशनल अमाउंट है वो एवरेज बैलेंस होना चाहिए कि पिछले 36 महीनों में जितना अमाउंट हमारे पास था उसका हम एवरेज निकाल लेंगे वो, या इन्होंने कहा है कि ये मैक्सिमम जो है वो 60,000 तक हो सकता है जीपीएफ के केस में और 30,000 तक हो सकता है सीपीएफ के केस में। और साथ ही ये भी बोला है कि जब आप इन मैक्सिमम लिमिट्स का जिक्र करोगे तो ये हमें 36 मंथ के एवरेज पर ही देखनी है, न कि हर साल की, मतलब एवरेज स्टेज पे नहीं, पूरे 3 years का जो एवरेज है वो, या फिर ये जो अमाउंट है 60 और 30 इनको हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में है बैलेंस फॉर, ये सभी के लिए लागू होगा 4800 वालों के लिए, और ये जो टेबल में डिफरेंट आपने पढ़े थे। जी मैम, सबके लिए लागू, सबके लिए। अच्छा, सबके लिए यूनिफॉर्म है। हाँ मतलब जो भी जीपीएफ वाले हैं उन सभी के लिए, जिन पर भी जीपीएफ लागू हो गया ना। फिर लिखा गया 30,000, जीपीएफ के लिए 60,000। जी सर,
बैलेंस फॉर मार्च एवरी ईयर and for the last month of the 3-year period will be inclusive of interest. The balance of March every year and for the last month of 3-year period it will be inclusive of interest, यानी इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट शामिल करके देखा जाएगा. In case of CPF, balance and average balance would mean only employees subscription and interest thereon. Then payment will be made by account officer, यानी कि head of office in case of MTS, without formal sanction and in whole rupees, fraction being rounded to the next rupee. Payment will be made by accounts officer. कि इसके भुगतान कौन करेगा? Accounts officer करेगा. इसके लिए किसी प्रकार की कोई फॉर्मल सैंक्शन की जरूरत नहीं है और राउंड ऑफ किया जाएगा, होल रुपीज में इसको पे किया जाएगा. 6th पॉइंट है, इन केस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड ऑन टेन्योर बेसिस और रीएम्प्लॉयड पेंशनर कोमा सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या रीएम्प्लॉयमेंट एज द केस में बी विल काउंट. तो यहाँ पे बात की गई है एक ऐसे पर्सन को जिसे टेन्योर बेस पे किया गया है, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से हम काउंट करेंगे, और जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है जिसको फिर से रीएम्प्लॉय कर दिया गया उसका फिर रीएम्प्लॉयमेंट वाला जो डेट है तब से उनके टाइम पीरियड की जो कंसिडरेशन है वो की जाएगी. दिस स्कीम डज नॉट अप्लाई टू पर्सन अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों पे ये बात लागू नहीं होगी, वो एक्सेप्शंस होंगे. एडमिसिबल ऑन डेथ आफ्टर वर्किंग आवर्स ऑफ द लास्ट वर्किंग डे बट बिफोर 12 midnight as this will be treated as death while in service. तो ये कहा गया है कि ये तभी एडमिसिबल होगा अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो डेथ है आफ्टर द वर्किंग आवर, और वैसे कहीं मैंने पढ़ा भी था कि जो जिस दिन एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, कहीं से मुझे ऐसे याद आ रहा है मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस दिन एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसको वर्किंग डे माना जाता है, कुछ कहीं ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने. यहाँ पे ये लिख रखा है कि एम्प्लॉय की जब डेथ हो जाएगी लास्ट वर्किंग डे पे और बट बिफोर 12 midnight, यानी कि अगले दिन से शुरू होने से पहले 12 बजे से पहले तक अगर उसकी डेथ हो जाती है तो यही माना जाएगा कि उस पर डेथ व्हाइल इन सर्विस का कॉन्सेप्ट लागू होगा, कि जब वर्किंग डे माना गया तो फिर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ. इन केस ऑफ मिसिंग एम्प्लॉय पेमेंट कैन बी मेड टू द नॉमिनी. तो ये हमने पीछे पढ़ा भी था कि 2 साल तक हम प्रयास करते हैं मिसिंग एम्प्लॉयज़ के लिए, नहीं फिर उनको मान लिया जाता है. तो मिसिंग एम्प्लॉयज़ के केस में कहा गया है कि जो पेमेंट है वो मिसिंग एम्प्लॉय के नॉमिनी को की जाएगी, उसके जो लीगल हियर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उनको की जाएगी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 7 years फॉलोइंग द मंथ ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द सब्सक्राइबर ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए प्रॉपर प्रूफ ऑफ डेथ or a decree of the court that the employee shall be presumed to be dead as laid down in section 108 of Indian Evidence Act. कि अगर कोई एम्प्लॉय मिसिंग हो गया और 7 साल तक कहीं उसका कुछ अता पता नहीं लगा तो प्रॉपर जो भी प्रोसीजर है उसके द्वारा ये सर्टिफिकेट वगैरह ये प्रूफ जो है वो तैयार किए जाएंगे और तब जाके उसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उसके नॉमिनीज को ये हिस्सा दे दिया जाएगा.